नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका एनसीईआरटी की हमारी तीसरी क्लास में। ये क्लास सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि नदियों से रिलेटेड सवाल हर साल आते हैं आपके प्रीलिम्स एग्जाम में, व्यापम एग्जाम में। अब जनरली बच्चे ये पूछते हैं कि भैया कौन सी याद करें, इतनी सारी नदी हैं, यहाँ से निकलती हैं, इतनी उनकी सहायक नदियां हैं, किसको किसको याद करें। तो जो एनसीईआरटी में दिया है वो कम से कम आपको याद रहना चाहिए। उसके बाद फिर आपकी श्रद्धा भक्ति है। देखिए, एक तो है अपवाह। अपवाह मतलब होता है, अपवाह शब्द ना एक नदी तंत्र की व्याख्या करता है। नदी तंत्र मतलब ये समझिए, जैसे यहाँ देखिए, एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे एक अपवाह द्रोणी कहते हैं। जैसे मान लीजिए, ये उदाहरण नीचे तो चित्र बनाई है। जैसे कि ये नदी तंत्र है। नदी तंत्र मतलब ये नदी मान लीजिए इधर से निकली। अब ये जो पूरा क्षेत्र है ना, यहाँ का पूरा जल यहाँ से देखिए, ये गया, फिर ये इसमें मिला, ये मिला, ये मिला, इसमें मिला, फिर ये गया, इससे मिला, इससे मिला, इससे मिला। तो ये पूरा एरिया का जल यहाँ प्रवाहित हो रहा है। तो ये पूरी हो जाएगी अपवाह द्रोणी एक। ये हो जाएगी अपवाह द्रोणी बी। समझ रहे हैं? और ये बीच का ये जो एरिया है इसको बोलते हैं जल विभाजक। ये जो जल विभाजक मतलब इधर का पानी इधर, इधर का पानी इधर। तो आप समझ जाइए तीन चीजें। एक तो ये कहलाएगा पूरा अपवाह तंत्र, ये अपवाह तंत्र। और जिस एरिया से दो अपवाह तंत्र अलग होते हैं वो कहलाता है जल विभाजक। ठीक। अब पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करती है इस प्रकार की उच्च भूमि को जल विभाजक कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक पर्वत है, इधर की नदी इधर, इधर की नदी इधर, तो वो कहलाएगा जल विभाजक। अब दुनिया की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी कौन सी नदी है? तो अमेजन नदी है दुनिया की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी। चलिए, अब सवाल मैं ऐसा करूंगा, मैं कमेंट के लिए छोड़ता हूं आप लोग के लिए। भारत की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी कौन सी है बताना। देखिए, नदी की लंबाई अलग होती है, कितनी नदियां इसमें आके मिल रही सब मिला के कहलाता है अपवाह द्रोणी। ठीक। अब अगर भारत के अपवाह तंत्र की बात करोगे तो दो भाग में विभाजित है, एक है हिमालय की नदियां, एक है प्रायद्वीपीय नदियां। अगर दोनों में हम अंतर करें तो हिमालय की नदियां, क्योंकि बर्फ वाला हिमालय, तो 12 मासी होती है, बर्फ पिघल पिघल के नदियों में जाते रहती है। तो हिमालय की नदियां अधिकतर 12 मासी होती हैं और ये पर्वतों को काटकर गार्जों का निर्माण करती हैं। समझ रहे हैं? ये गार्ज होते हैं, जैसे इधर भी पर्वत है, इधर भी पर्वत है, अब नदी को आना था तो नदी क्या है, बीच से निकल जाती है, जिसको बोलते हैं गार्ज। तो हिमालय की नदियां क्या करती हैं, गार्जों का निर्माण करती है। ऐसे ही गार्ज का निर्माण करके ब्रह्मपुत्र भी भारत में प्रवेश करती है। अभी हम आगे पढ़ेंगे। अगर आप नदी का ऐसे समझें तो ये मान लीजिए नदी का स्रोत है, ये नदी का ऊपरी भाग है जहां ये नदी पतली बह रही। फिर ये मध्य भाग है, यहाँ विसर्प बनते हैं। विसर्प मतलब समझते हो, जैसे सांप ऐसे ऐसे नहीं चलता, तो नदी भी ऐसे ही चलती है। तो ये जो एरिया है इसको बोलते हैं विसर्प। और यही एरिया, जैसे मान लीजिए आप विसर्प बनाए और विसर्प जब अलग कट जाता है, मतलब नदी पहले ऐसे बह रही थी, ऐसे समझो थोड़ा सा और, गोखुर झील क्या होती है, नदी मान लो ऐसे करके ऐसे बह रही थी। अब ये इतनी बह रही थी, अब थोड़ा पानी कम हुआ तो नदी क्या हुई, यहाँ से ऐसे बहने लगी, तो ये वाला एरिया इधर कट गया यू आकार का। तो ये जो यू आकार की झील बनी इसको बोलते हैं, ये देखो ये झील बन गई ना, इसको बोलते हैं गोखुर झील। ठीक। गाय के खुर जैसी झील। और नदी आखिरी में फिर छोटे छोटे भाग में बढ़ जाती है जिसको बोलते हैं डेल्टा। तो एक होता है विसर्प, एक होता है गोखुर झील, और एक होता है डेल्टा। ये आपको ध्यान रहना चाहिए। विसर्प गोखुर झील और बाढ़ वाले मैदानों में डेल्टा का निर्माण करती है। और ये कहाँ बनता है तो ये ध्यान रखना, ऊपरी भाग में नहीं बनेगा। यहाँ क्यों बनेगा विसर्प, क्योंकि नदी में ना बहुत ज्यादा शिष्ट है। समझ रहे हैं? वो नदी में जो साथ में पत्थर काट के, चट्टान काट के लेके आई रहती है, धूल कक्कड़ शिष्ट, वो सब सिल्ट जो है वो सब यहाँ रहता है, बालू रहती है, इसके कारण ये झील हील बन जाती है। क्योंकि अब वो पानी भर गया तो पानी इधर उधर जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि मध्य और निचले भाग में होता है। अब प्रायद्वीपीय नदियों की बात करोगे तो अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियां मौसमी होती हैं। और ये क्या रहती हैं कि शुष्क मौसम में जो बड़ी बड़ी नदियां भी है ना, अपनी अरपा जैसे, तो छोटी छोटी उसमें बहने लगती हैं धाराओं में, है ना, छिछली होती हैं। और मैक्सिमम नदियां पश्चिमी घाट से निकल के इधर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हैं। अब हिमालय की नदियों में बात करेंगे तो सबसे पहले है सिंधु नदी तंत्र।
मेन मेन चीज जो यहाँ दी है ना वो आपको पता रहना चाहिए। जैसे सिंधु नदी का उद्गम कहाँ होता है? मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में। उद्गम कहाँ है? मानसरोवर के पास तिब्बत में। ठीक। फिर ये नदी भारत में लद्दाख से प्रवेश करती है। अगर भारत की आप बात करोगे तो लद्दाख से प्रवेश करेगी। अभी मैप देखेंगे हम लोग। फिर इसकी जो सहायक नदियां हैं ये जो लिखी हैं, ये याद रखना, जास्कर, नुब्रा, श्योक और हुंजा। ठीक। जास्कर, नुब्रा, श्योक, हुंजा, ये इसकी सहायक नदी। फिर सिंधु नदी बलूचिस्तान तथा गिलगिट से बहते हुए अटक में पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकलती है। अभी तो ये पर्वत में ही बढ़ रही, फिर बाहर निकलेगी अटक में। और सतलज, व्यास, रावी, चिनाब और झेलम आपस में मिलकर पाकिस्तान के मिठानकोट के पास सिंधु नदी में मिल जाती है। तो ये 5 नदियां हैं। अगर आपसे क्रम पूछे तो मैं आपको बताया था कि एस बी आर कॉलेज में आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। तो सतलज, फिर ब्यास, फिर रावी, फिर चिनाब, फिर झेलम, फिर सिंधु। तो ये आपका ऊपर से नीचे का क्रम है। ठीक। फिर अरब सागर में आखिरी में मिल जाती है। सिंधु द्रोणी का 1/3 से कुछ अधिक भाग भारत के जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल तथा पंजाब में, मतलब करीब 1/3 मान लो भारत में है और 2/3 मान लो पाकिस्तान में। ये आपको पता रहना चाहिए। और 2900 किलोमीटर लंबी सिंधु नदी विश्व की लंबी नदियों में से एक है। इसकी लंबाई है 2900 किलोमीटर। इसी के लिए एक सिंधु जल समझौता हुआ जो 1960 में हुआ, विश्व बैंक की मध्यस्थता में हुआ। दो चीज ध्यान रखना, 1960 में और विश्व बैंक मध्यस्थ थी। और इसमें यह है कि संपूर्ण जल का केवल 20% भारत यूज कर सकता है। जो एसपीआर है ना, सतलज, ब्यास, रावी, ये भारत को मिली। सीजेआई जो है चिनाब, झेलम, इंडस, वो पाकिस्तान को मिली। फिर है गंगा नदी तंत्र। गंगा, दो नदियां हैं, आपको पता होगा, दो धाराएं। एक है भागीरथी और एक है अलकनंदा, जो देवप्रयाग में मिलके गंगा बनती है। तो भागीरथी कहाँ से निकलती है? भागीरथी जी लाए तपस्या करके, तो भागीरथी निकलती है गंगोत्री से। अलकनंदा में मिलती हैं देवप्रयाग में और बन जाती है गंगा। गंगा की प्रमुख सहायक नदियां यमुना, घाघरा, गंडक और कोसी। गंगा की सहायक नदी है यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी। ठीक। यमुना कहाँ मिलती है? इलाहाबाद में गंगा से मिलती है। घाघरा, गंडक, कोसी कहाँ से निकलती है? तो ये नेपाल हिमालय से निकलती है। घाघरा, गंडक और कोसी कहाँ से निकलती है? नेपाल हिमालय से निकलती है। चलिए अब आपको मैं थोड़ा सा ना नक्शा दिखाता हूँ जिससे आपको क्लियर होगा। ये देखो, सिंधु नदी ने यहाँ से निकल रही मानसरोवर के पास से। ये बह घुसी लद्दाख के पास, ये भारत में घुसी पहाड़ में, और ये यहाँ पहुंच गई। उसके बाद फिर ये है झेलम नदी। फिर है ये चिनाब नदी। फिर ये है रावी नदी। फिर ये है ब्यास नदी। और सतलज ना यहीं से निकलती, राकास ताल बोलते हैं, ये भी तिब्बत के पास है। और ये सतलज नदी, तो सतलज में ब्यास मिली, ये सतलज पहुंची। इधर से ये झेलम आके चिनाब में मिली, फिर रावी आके चिनाब में मिली, फिर चिनाब और सतलज एक साथ मिले, और यहाँ आखिरी में आके ये सिंधु से मिल गए। समझ गए? तो इसी में भी बात है, कुछ लोग बोलते हैं कि सतलज में चिनाव मिली, कुछ लोग बोलते हैं चिनाव में सतलज मिली। ठीक। फिर ये सिंधु नदी से मिले, इधर फिर डेल्टा डेल्टा बन गया। तो ये इनका एक कहानी है। यहीं पे गोविंद सागर है, इधर ये वूलर झील है। फिर अगर गंगा नदी की बात करोगे तो ये भागीरथी और अलकनंदा मिले, ये गंगा ऐसे ऐसे आई, यहाँ पे बगले से यमुनोत्री से यमुना आई, और यमुना यहाँ इलाहाबाद में मिल गई। अब यमुना क्योंकि गंगा के राइट हैंड साइड है, तो इधर से जो भी नदी आएंगी वो यमुना में मिलेंगे, ध्यान रखना। अब गंगा को तो कवर कर ली ना यमुना, तो इधर से जैसे ये चंबल आई, चंबल में राणा प्रताप सागर, गांधी सागर, तो ये चंबल मिल गई यमुना में। इधर से बेतवा आई, बेतवा भी मिल गई यमुना में। और सबको मिला के यमुना गंगा में छोड़ दी। जो हमारे यहाँ से सोन निकलती है, सोन थोड़ा आगे से निकलती है, तो पटना के पास गंगा में मिलती है। ठीक। थोड़ा आगे मिलती है सोन। इधर से बात करें तो शारदा नदी है, फिर घाघरा है, गंडक है, कोसी है। तो ये जो एरिया है ये है नेपाल का। तो ये तीनों नदी कहाँ से निकलती है? नेपाल हिमालय से। और फिर गंगा ये पहुंच गई, यहाँ दो भाग में बटी। इधर ये हुगली वाला इलाका, ये छोटी धारा इधर गई बांग्लादेश के अंदर। इधर से आपकी ब्रह्मपुत्र आ रही, ब्रह्मपुत्र और गंगा मिली, और फिर बड़ा डेल्टा बनाई, और यहीं पे सुंदरवन बनता है। तो ये बेसिक जानकारी आपको पता रहना चाहिए।
और ये जो गंडक गंडक नदी है, कोसी की बाढ़ खूब आती है तो आपको पता है। ठीक, लेकिन उपजाऊ भी करती है, नई नई मिट्टी आती है। प्रायद्वीपीय भारत से आने वाली मुख्य सहायक नदी क्या है? चंबल, बेतवा और सोन। चंबल बेतवा यमुना में मिलती है, सोन सीधा गंगा में मिलती है। इनकी लंबाई कम होती है। फिर अगर हम देखें तो गंगा पश्चिम बंगाल के फरक्का तक बहती है। फरक्का से क्या होता है, दो भाग में बढ़ जाती। एक भागीरथी हुगली जो दक्षिण की तरफ बहती है, अपन देखे ना मैप में कि एक तो सीधा जो बंगाल में ही बहती है, इसको बोलते हैं भागीरथी हुगली, हुगली नदी, ये सीधा मिल जाती है। और एक सीधा इधर घुस जाती है बांग्लादेश में। ठीक, ये तो सीधा बंगाल की खाड़ी में घुस गई। ये बांग्लादेश में मिली और जाके ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी इसमें आके मिल जाती है। और इन लोग मेघना के नाम से, जब दोनों मिल जाते हैं तो फिर मेघना के नाम से, जैसे इधर से ब्रह्मपुत्र आई, इधर से गंगा आई, तो फिर ये कहलाती मेघना। और यहीं पे फिर सुंदर वन भी है, ये आपको पता होगा। सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा का नाम सुंदरवन क्यों पड़ा? तो सुंदर है इसलिए नहीं, वहां सुंदरी नाम के पादप पौधे पाए जाते हैं इसलिए। और ये विश्व का सबसे बड़ा एवं तेजी से वृद्धि करने वाला डेल्टा है। यही रॉयल बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं। गंगा की लंबाई अगर आपसे पूछे तो 2500 किलोमीटर है गंगा की लंबाई। अंबाला नगर जो है सिंधु तथा गंगा नदी के बीच जल विभाजक पे, मतलब अंबाला शहर के इधर का पानी गंगा में जाता है, इधर का पानी सिंधु में जाता है, ये ध्यान रखना। उसी को बोलते हैं जल विभाजक। अब आ गए अपन ब्रह्मपुत्र में। ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलती है? तो तिब्बत के मानसरोवर झील के पूर्व में निकलती है। सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र सब वहीं पे निकलते हैं मानसरोवर के आसपास। इसकी लंबाई सिंधु से कुछ अधिक है, लेकिन इसका अधिकतर भाग भारत से बाहर है। भारत मतलब जैसे ये हिमालय है ना, तो हिमालय के समानांतर ऐसे बहती है यहाँ तक। फिर ये अरुणाचल के पास नामचा रोवर से ऐसे यू टर्न बना के भारत में प्रवेश करती है। ये देखो, नामचा बारवा शिखर के पास पहुंचकर अंग्रेजी के यू अक्षर जैसा मोड़ बना के भारत के अरुणाचल प्रदेश में गार्ज के माध्यम से प्रवेश करती है। यहाँ इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। और दिहांग के नाम से जाना जाता है, और दिबांग, लोहित, केनुला और दूसरी सहायक नदियां इसे मिलती हैं और ब्रह्मपुत्र बनती है। मतलब इधर से ये जो आ रही है ये कहलाती है दिहांग। इसमें दिबांग मिलती है, लोहित मिलती है, केनुला मिलती है, और ये बनती है ब्रह्मपुत्र। और एक नाम है कि ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो बोलते हैं और बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। मतलब ब्रह्मपुत्र ब्रह्मपुत्र कहलाई, फिर बांग्लादेश घुसी जमुना कहलाई, गंगा से मिली तो क्या कहलाई? गंगा से मिली तो मेघना कहलाई, तो मेघना कहलाई। अब अगली अगर नदी हम देखें, तिब्बत तो आपको पता है शांत और शुष्क क्षेत्र है। यहाँ नदी में सिल्ट और कम रहते हैं, तो वहां बहुत वो नहीं करती। लेकिन जैसे ही असम में घुसती ना ब्रह्मपुत्र, तो बहुत ज्यादा सिल्ट बन जाता है। अब सिल्ट बना तो नदी इधर उधर बहेगी ना, तो नदी, एक तो नदी द्वीप बनते हैं, सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली बना। और दूसरा क्या होता है, नदी ना बहुत ज्यादा अपना रास्ता बदल लेती है। जैसे मान लो नदी बह रही, ये नदी ये नदी बह रही, अब यहाँ पूरा सिल्ट आ गया, तो इधर से बहने लगती है, इधर से बहने लगती है, तो रास्ता बदलती है। और ये बह रही, यहाँ पे सिल्ट आ गया, तो यहाँ द्वीप बन जाता है, तो नदी द्वीप का भी निर्माण करती है। ठीक, बहुत सारे नदी द्वीप बनते हैं। और मार्ग भी परिवर्तन करती है, ये ध्यान रखना, क्योंकि सिल्ट निक्षेपण होता है। अब प्रायद्वीपीय नदियों की बात करेंगे तो प्रायद्वीपीय भारत में मुख्य जल विभाजक पश्चिमी घाट है। जल विभाजक मतलब जैसे ये पश्चिमी घाट है मान लो, तो इस पश्चिमी घाट के इधर की नदियां इधर बहती हैं और इधर की नदियां इधर बहती हैं। ये बेसिक चीज है, इसी को बोलते हैं जल विभाजक। और जो बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं वो बनाती हैं डेल्टा। और जैसे नर्मदा और ताप्ती अरब सागर में गिरती हैं तो वो बनाती हैं ज्वार नद मुख। ये भी बेसिक ध्यान रखना। नर्मदा ताप्ती दो बड़ी नदियां हैं जो पश्चिम की तरफ बहती हैं, और ये बनाती हैं ज्वार नद मुख। नर्मदा नदी की बात करें तो ये अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच भ्रंश घाटी में बहती है। ये आपको पता है कि ये विंध्याचल है, फिर नर्मदा बहती है, फिर सतपुड़ा है, फिर ताप्ती बहती है ना। तो ये भ्रंश घाटी, दो पहाड़ के बीच में बहना मतलब भ्रंश घाटी। गहरे गार से बहती है, और मतलब वहां पे जबलपुर के पास, और धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी में ही है। अमरकंटक घूमने आएंगे तो वहाँ दूध धारा, कपिल धारा, ये सब है।
और नर्मदा की मैक्सिमम जो सहायक नदियां हैं छोटी छोटी हैं, और ये समकोण पे नर्मदा नदी से मिलती हैं। ये मध्य प्रदेश और गुजरात में है। अभी मध्य प्रदेश सरकार नमामि देवी नर्मदे योजना चालू की है। फिर ताप्ती नदी है जो बैतूल जिले में सतपुड़ा की श्रृंखलाओं से निकलती है। ये भी भ्रंश घाटी में बहती है, लेकिन इसकी लंबाई कम है। मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र राज्य में ये दो नदियां मेन हो गई। इसके अलावा भी बहुत सारी नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं। पश्चिम की ओर बहना मतलब कि ये अगर आपका भारत का, सॉरी, ये अगर भारत का नक्शा है तो ऐसे बहना। ये नर्मदा बही, ताप्ती बही, तो ऐसे छोटी छोटी नदियां जो पश्चिमी घाट है ना, इससे निकल के इधर बहती, इधर भी छोटी छोटी नदियां हैं। क्या क्या नाम है उनका? साबरमती, माही, भारत पूजा और पेरियार। कहाँ है बताओ? ये मान लो गुजरात में, इधर केरल में। तो ऐसी नदियां आपको देखना है जो पश्चिम की तरफ बहती है, मतलब अरब सागर में मिलती है। गोदावरी नदी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है, ये ध्यान रखना। और इतनी बड़ी है, इसके आकार के कारण इसको दक्षिण गंगा भी बोलते हैं। ठीक। ये भी नासिक जिले से निकलती है, पश्चिमी घाट से, नासिक के पास से। इसकी लंबाई करीब 1500 किलोमीटर है। और ये इसकी द्रोणी महाराष्ट्र में करीब आधी तो महाराष्ट्र में है, फिर मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश यहाँ भी है। छत्तीसगढ़ भी बोल सकते हो आप, अपनी नदी भी तो जाके मिलती है। इसमें मिलने वाली नदी है पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मांजरा। ये सब इसकी मुख्य नदियां हैं, पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मांजरा। फिर महानदी की बात करें तो ये करीब 860 किलोमीटर है। ये महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में मिलती है। महानदी के बारे में तो आपको पता है, सिहावा पर्वत से निकलती है। कृष्णा नदी पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर के निकट से निकलती है, 1400 किलोमीटर बहती है। इसमें मिलने वाली, एक आपको पता रहना चाहिए कहाँ से निकलती है, दूसरा कितने किलोमीटर है, मतलब वो भी क्रम की, बड़ी ये है फिर ये इससे छोटी। तो जैसे सबसे बड़ी गोदावरी, फिर कृष्णा, फिर कावेरी। और एक ऊपर से नीचे जमाने को पता रहना चाहिए। और एक सहायक नदी कौन है, जैसे कृष्णा की तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी और भीमा। ठीक। रिलेट कैसे करना है, कृष्ण जी भीम के साथ थे। ठीक। ऐसे करके सोच सकते हैं। तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी, भीमा सहायक नदियां हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्रा में फैली। कावेरी कहाँ से निकलती है? पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी, मतलब तीनों निकल पश्चिमी घाट से रही और मिल बंगाल की खाड़ी में रही। अभी हम चित्र में देखेंगे, 760 किलोमीटर है। तमिलनाडु में कुडलूर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में मिलती है। इनकी सहायक नदियां अमरावती, भवानी, हेमावती, काबिनी। अमरावती, भवानी, हेमावती, काबिनी, सबके आखिरी में बड़ी की मात्रा है। और भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी बनाती है। इसको शिव समुद्रम जलप्रपात बोलते हैं। इसमें जल विद्युत भी होता है। मैसूर, बेंगलोर, कोलार में बिजली दी जाती है। तो कावेरी नदी क्या है, सबसे दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात। इन नदियों के अतिरिक्त कुछ छोटी नदियां हैं जो पूर्व की तरफ बहती हैं, जैसे दामोदर, ब्राह्मणी, वैतरणी, सुवर्णरेखा। ये कहाँ है, ये आपको पता करना है। ठीक। ये आपका काम है। चलो, एटलस में ज्ञात करो। पृथ्वी के धरातल का लगभग 71% भाग जल से ढका है। हमारे धरातल में 71% भाग में जल है, लेकिन इसका 97% जल लवणीय है, मतलब 3% ही शुद्ध जल है। ये जो 3% शुद्ध जल है ना, उसका भी 3/4 मतलब 75% हिमानी के रूप में है। तो ये आपको पता रहना चाहिए, कहीं कहीं पूछ लेता है। नदियों की स्थिति अगर देखें, ऊपर तो हम लोग देख लिए। इधर की नदी देखो, ये महानदी है, ये तो आप जानते हो। फिर इधर ये नर्मदा नदी है, ये ताप्ती नदी है। अब ये गोदावरी नदी आई। ये इधर से पेन गंगा नदी, इधर से ये नदी, यहाँ पे निजाम सागर। फिर ये कृष्णा नदी आई, ये नागार्जुन सागर। इसमें ये तुंगभद्रा मिली, तुंगभद्रा बहुत बड़ी नदी। लिंगन मक्की झील। फिर ये कावेरी नदी है, इसमें कृष्णराज सागर झील। और इधर केरल में वेम्बनाथ झील, इधर ये पुलिकट झील। तो जो आपके खासकर नक्शे में दिया है ना, ये चिल्का झील, जो नक्शे में दिया है वो आपको याद रहना चाहिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ। फिर तो जो याद करना है वो करते रहो, लेकिन मैप में जो दिया है वो बहुत जरूरी है। झीलें तो आपको पता है कि झील होती है, अच्छी होती है। पृथ्वी की सतह में गर्त वाले भाग में जो पानी जमा हो जाता है उसको झील बोलते हैं। बड़े आकार वाली झील को समुद्र बोलते हैं, जैसे कैस्पियन सागर, मृत सागर, अरल सागर, ये झील ही है लेकिन बड़े आकार की है तो सी बोल देते हैं।
एक विसर्प नदी बाढ़ वाले क्षेत्रों में कटकर गोखुर झील का निर्माण करती है। अपन अभी पढ़े कि वो यू आकार का जो नहीं बन जाता है, कि ये ऐसे करके नदी है, अब ये नदी फिर सीधा बहने लगी, तो ये कट गया तो ये झील बन गई यू आकार की। स्पिट तथा बार तटीय क्षेत्रों में लैगून का निर्माण करते हैं। जैसे चिल्का इल्का क्या है कि अब ये तट है, अब समुद्र अंदर घुसा, फिर यहाँ पे मान लो समुद्र मेन समुद्र से कट गया, तो ये जो अंदर पानी घुसा वो झील बन जाता है। जैसे चिल्का झील समुद्री झील है, पुलिकट झील, कोलेरू झील, ये सब ना समुद्र अंदर आया, फिर कोई बीच में रोक दिया। मान लो ऐसे करके समुद्र का पानी था, ये अंदर आया, फिर यहाँ पे ना कुछ बैरियर आ गया, तो इधर अब समुद्र है और इधर ये झील है, तो ये पानी समुद्र का ही है। ठीक, तो ये चिल्का पुलिकट ये सब उसी टाइप की झील है। और झीलें कभी कभी मौसमी होती हैं, जैसे सांभर झील, सांभर झील में लवणी जल की एक बड़ी झील है। फिर एक होता है कि अधिकांश झील जो मीठे पानी की, वो हिमालय क्षेत्र में जो हिमानी से बनी है, हिम पिघलने से भर जाती है। और एक झील है वूलर, ये ध्यान रखना, ये जम्मू कश्मीर की वूलर झील भूगर्भीय क्रियाओं से बनी, मतलब हिमानी से नहीं, जनरली भूगर्भीय क्रियाओं से बनी है। और भारत की सबसे बड़ी मीठी पानी की प्राकृतिक झील है। ये लाइन ध्यान रखना, इसीलिए मैं और काला कर दिया। जम्मू कश्मीर की वुलर झील भूगर्भीय क्रियाओं से बनी है, भारत की सबसे बड़ी मीठी पानी की प्राकृतिक झील है। एक लोनार झील है महाराष्ट्र में, वो भी क्रेटर ज्वालामुखी और उससे बनी है। फिर भीमताल, नैनीताल, ये सब तो आपको पता है। झील से आपका जल विद्युत होता है, जैसे गुरु गोविंद सागर भाखड़ा नागल परियोजना है। झील का लाभ है बाढ़ रोकती है, सूखे में होता है, जल विद्युत है, जलवायु अच्छी करती है, ये सब झीलों का लाभ है। नदियों के बारे में अगर आप देखेंगे तो डेट ध्यान रखना कि देश में नदी सफाई कार्यक्रम का शुभारंभ 1985 में गंगा एक्शन प्लान के साथ प्रारंभ हुआ। 1985 में गंगा एक्शन प्लान, और 95 में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत नदियों को जोड़ने के लिए कार्य योजना लाई गई। तो ये नदियों से रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स हैं जो आपको पता रहना चाहिए, इतना आपको कम से कम पता रहना चाहिए। ये बेसिक चीज है जो ध्यान रहना चाहिए। आप अभी तक देख रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये सीरीज हम लोग की लगातार चलते रहेगी, आप लोग इतना पसंद कर रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, इसके लिए पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।